तो अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हो तो क्या यहाँ पे आके आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए? कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? कितने तक की खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस क्या यहाँ पे चलता है या यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा? डीएल एक्स्ट्रा इंडिया से लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए? कितने तक की गाड़ी लेनी चाहिए? कौन सी तरीके की आप जॉब्स कनाडा में गाड़ी लेने के बाद कर सकते हो? क्या गाड़ी लेने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस को, नेक्स्ट ईयर की फीस को सेव कर सकते हो, निकाल सकते हो? तो ये सारी चीज़ों के बारे में जरा बात करते हैं इस ब्लॉग में। गाड़ी लेने के बाद कौन से तरीके के फायदे आपको मिल सकते हैं, वो सारी बातें जरा पहले करते हैं। फायदे में दोस्तों आपको बेसिक से एडवांस लेवल के हर तरीके के फायदे आपको मिलेंगे। जिस तरीके से जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं मॉन्ट्रियल में आया था। वहाँ पे जनवरी का जो मेरा था वो इनटेक था, बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और मॉन्ट्रियल में तो वैसे ही भयानक बर्फ गिरती है अगर हम कंपेयर करें टोरंटो से। अब जब मैं घर से निकलता था तो जो मेरा बस स्टैंड था वो घर से 500-600 मीटर दूर था, तो बर्फ़ में हमको चल के जाना पड़ता था विंटर जूतों को पहन के, ठीक है। गिरने का खतरा, दिमाग खराब, ठंडी हवाएं चल रही है। और फिर अगर हम बस स्टेशन में पहुँचते थे तो वहाँ पे बस हमारी कोई राह देखे खड़ी नहीं होती थी, वहाँ पे हमको वेट करना पड़ता था। और कभी कभार ऐसा होता था कि बस लेट थी, बस आती ही नहीं थी। तो एक हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है कि घर से निकलना है और जॉब पे पहुंचना है। अब जॉब हार्डली कुछ 10-15 किलोमीटर होगी, गाड़ी होगी तो आप 15 मिनट में पहुंच सकते हो। लेकिन यही अगर आप बस में, मेट्रो में दो बसें बदल के अगर जाओगे तो वहां पहुंचने में आपको ठंडी भी बीच में लगेगी, प्लस इतना ज़्यादा आपका जो टाइम है वो भी खराब होगा। तो 1 घंटे 1.5 घंटे का जो ट्रैवल टाइम है वो करते करते जब आप जॉब पे पहुंचते हो तो फिर वहाँ पे थक जाते हो। फिर जब आप वापस से रिटर्न आते हो तो फिर से आप थक जाते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और आधा डिप्रेशन, आधी टेंशन तो दोस्तों यही बात की हो जाती है ट्रैवल टाइम की, ठीक है। मुझे नहीं पता आप यहाँ पे आओगे तो आपको जॉब कहाँ लगेगी, घर से कितनी दूर होगी, लेकिन हो सकता है आपकी जॉब पास है तो आपका जो कॉलेज है वो आपके घर के दूर होगा। तो फिर ये सारी की सारी जो ट्रैवल टाइम की जो झंझट है ना, 2 मिनट में आपकी निकल जाएगी अगर आपके पास एक गाड़ी होगी तो। जरा बात करते हैं कि एक्जैक्टली कौन सी तरीके की आप जॉब कर सकते हो अगर आपके पास गाड़ी है तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उबर ईट्स से डिलीवरी का काम कर सकते हो। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उबर पैसेंजर कर सकते हो। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। उबर ईट्स के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उबर पैसेंजर के लिए आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए। तो एक्जैक्टली क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। प्लस जितने भी रेस्टोरेंट्स है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, पिज्जा है और भी तरीके के जो पिज्जा के रेस्टोरेंट्स है, इसके अलावा दूसरे कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे रेस्टोरेंट से घर के अंदर डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे भी जॉब लेने का ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो टिफिन सर्विसेज होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरा टिफिन आता था, तो जो मेरा टिफिन आता था वो एक स्टूडेंट ही लेके आता था। उनकी गाड़ी में 70-80 टिफिन वो लोग रख देते थे और फिर वो बंदा जो था वो रोज 70-80 घर्स में जाके वो जो टिफिन है उसकी डिलीवरी करता था। तो एक इस तरीके की भी जॉब है, यानी कि डिलीवरी की जॉब है, जो आप गाड़ी लेने के बाद कर सकते हो। अब मान लीजिए जो आपकी गाड़ी की कंडीशन है, अच्छी है, ठीक ठाक है, वो 100 की स्पीड में अच्छे से भाग सकती है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा सकती है, तो आप राइड शेयरिंग का काम कर सकते हो। प्रॉपर राइड करके है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, बोल सकते हो मेरे पास ये गाड़ी है, ये मॉडल है, इस तरीके की दिखती है, ऐसी फोटोज है। और फिर मान लीजिए टोरंटो से किसी को मॉन्ट्रियल जाना होगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में एक यहाँ पीछे 3-4 लोग बैठ सकते हैं तो यहाँ से मॉन्ट्रियल का जो फेयर होता है वो होता है $55 या $60। मान लीजिए $55 है तो 4 जनों का होता है $220। तो आप यहाँ से जो चाहोगे मॉन्ट्रियल में तो आपका $220 आपको मिल जाएगा। उसमें आपको गैस और मेंटेनेंस निकालना है, बाकी पैसे आपके। लेकिन इसमें अगेन ये बिजनेस जैसा है, थोड़ा बहुत इसमें रिस्क भी होता है कि आपको पूरी की पूरी 4 सवारी नहीं मिली, एक कम मिली, या फिर कोई ऑटोवा तक की मिली, या ऐसा हो सकता है यहाँ से आप मॉन्ट्रियल पहुंच गए लेकिन मॉन्ट्रियल से फिर यहाँ आने के लिए आपको कोई भी राइड नहीं मिली, तो फिर ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन हाँ, ये भी एक काम है, कर सकते हो। अब राइड लेने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो पॉपा राइड है जिसका मैंने आपको नाम लिया, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। इसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, वहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि भाई मैं टोरंटो से इस टाइम पे मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ, किसी को आना है तो आप रिक्वेस्ट करिए। या फिर कितने टाइम ऐसा होता है कोई आपको सामने से वो ग्रुप में रीच आउट करेगा कि भाई आई नीड अ राइड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, वहाँ पे जाके आप उनसे डायरेक्टली डीएम करके बात कर सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। जब मैं मॉन्ट्रियल में गाड़ी चलाता था तो उस टाइम पे ऐसा रूल था वहाँ पे कि अगर आप स्टडी वीज़ा में हो तो आप अपना इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ पे गाड़ी खरीद भी सकते थे, गाड़ी चला भी सकते थे। आज का क्या रूल है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। और लेकिन टोरंटो या फिर किसी दूसरे साइड में कनाडा के ऐसा है कि आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो इसीलिए खास करके अगर आपके पास इंडिया की ड्राइविंग हिस्ट्री है, 2-3 साल पुराना लाइसेंस है या उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो इंडिया से डीएल एक्सट्रैक्ट खास करके लेके आना। क्योंकि अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट होगा तो तुरंत ही आपको जी लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ओंटारियो में इस तरीके का सीन है कि पहले होता है जी1 यानी कि नॉलेज टेस्ट। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप आंसर बोलोगे, फिर आपको वो जी1 देंगे। लेकिन उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते, उबर इट्स नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बेसिक सा लाइसेंस है। फिर आप एक एग्जाम पास करते हो, ड्राइव टेस्ट पास करते हो तो आपको जी2 मिलता है। फिर उसमें भी आप उबर पैसेंजर नहीं कर सकते लेकिन उबर इट्स कर सकते हो जी2 में। और फिर वापिस से जब आप हाईवे का एक टेस्ट पास करते हो
तब आपको जी लाइसेंस मिलता है, तब आप फुल ड्राइवर बन जाते हो। फिर आप अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हो, अकेले चला सकते हो, रात के 12 बजे 3 बजे कभी भी चला सकते हो, ऊबर ईट्स में, ऊबर पैसेंजर में, हर एक जगह पे जाके अपना काम वाम कर सकते हो। तो अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 2 साल से ज़्यादा का, तो आपको सीधा जी लाइसेंस मिल सकता है। आपको G1 G2 के झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए खास करके इंडिया से DL एक्स्ट्रा लेके आना, अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है तो। कैसी गाड़ी लेनी चाहिए, कितने तक की गाड़ी लेनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ पे आने के बाद लोन पे होंडा सिविक या फिर मजराटी या फिर कोई मतलब मस्टैंग टाइप गाड़ी ले आओ। यहाँ पे आप लोन में मस्टैंग भी ला सकते हो, रेंज रोवर भी ला सकते हो, मर्सिडीज भी ला सकते हो, और उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपकी फिक्स जॉब होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो गाड़ी लेके आया, यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स ऐसे होते हैं जो आपको अगर मार्केट में 6% का इंटरेस्ट चल रहा होगा तो वो 7% या फिर 8% में आपको लोन पास करके दे देंगे। वो उनकी गारंटी है। यहाँ आने के 3-4 महीने के अंदर आप गाड़ी खरीद सकते हो लोन पे, और कुछ तो 2 महीने के बाद भी ले लेते हैं अगर वो लोग को एप्लीकेंट बनाते हैं, गारंटर बनाते हैं फाइल में। तो यहाँ पे गाड़ी लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली ले सकते हो। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इजीली ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके आपने नवी गाड़ी छोड़वा ली, ठीक है। बिल्कुल नवी गाड़ी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब गाड़ी के खर्चों की बात करते हैं। गाड़ी में आपको हर महीने, अगर आप ओंटारियो जैसी जगह पे आ रहे हो, तो $300 से लेके $500 आपको हर महीने गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। किचनर साइड जा रहे हो तो $200 से लेके $300 हर महीने गाड़ी का इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है। मॉन्ट्रियल में जा रहे हो तो मॉन्ट्रियल में $60, $70, $100 इतना ही होता है। मेरी गाड़ी का $58 था, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक फिक्स खर्चा है जो आपके पास होना ही है। अब इसके ऊपर अगर आपने मान लीजिए लोन पे गाड़ी खरीदी, तो उसकी जो बाई वीकली यानी कि 2 वीक की जो किस्त होगी वो भी 250 से लेके 300 होगी। अगर आपने मान लीजिए 30 से 40 हज़ार की रेंज वाली जो गाड़ियाँ होती है, कोरोला होती है, सिविक होती है, अगर ऐसी ली है, ठीक है, तो हर महीने $500-600 का अगर आपका किस्त है, प्लस अगर आपका 300 से लेके 500 का इंश्योरेंस है, तो $1000 आपके यहीं चले गए। तो नवी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी, पुरानी गाड़ी खरीदनी है। अब पुरानी गाड़ी में सीन ऐसा है, जो मेरी पहली गाड़ी थी ना पुरानी, वो मैंने ली थी $2700 की। वो पूरी 1 साल चली। लेकिन पुरानी गाड़ी में ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो नहीं चली तो फिर वो नहीं चलती। तो 1 साल के बाद वो खराब हो गई, तो मैंने उसको फिर सेल कर दिया। उसका ट्रांसमिशन खराब हो गया था, तो वो एक तरीके से गार्बेज हो गई थी। $500-600 मुझे मिले थे। उसके बाद सेकंड गाड़ी मैंने ये वाली ली, माजदा, ठीक है। तो ये गाड़ी मुझे मिली $4500 की। भगवान की दया से 2 साल हो चुके हैं, ये गाड़ी बहुत सही तरीके से चल रही है। वो गाड़ी 1 साल चली थी, ये गाड़ी 2 साल चली है। और मेरे को कनाडा में भी 3 साल के आजू बाजू भी हुआ है। आने के 2-3 महीने बाद मैंने गाड़ी ले ली थी, क्योंकि मेरे को फैक्ट्री की जॉब नहीं हो रही थी, मुझसे कैशियर की जॉब नहीं हो रही थी, प्लस ट्रैवल टाइम में मेरे को नहीं मजा आ रही थी। तो मैंने सस्ती गाड़ी ले ली थी। उससे मेरी इनकम भी बढ़ी थी, मेरी फीस भी निकली थी, ठीक है, एक्सपेंसेस भी निकले थे। सही तरीके से काम काज किया था। खर्चे में जो आपका दूसरा फिक्स खर्चा होता है वो होता है अपने गैस का, यानी कि पेट्रोल का। तो वो डिपेंड करता है, जितना आप यहाँ से मॉन्ट्रियल गाड़ी लेके जाओगे टोरंटो से, तो ज़्यादा गैस लगेगी। गाड़ी जितनी कम चलाओगे उतनी कम गैस लगेगी। तो अगर गाड़ी बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर गैस का खर्चा कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, यहाँ से नायग्रा फॉल घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ कहीं और जगह घूमने जा रहे हो, ब्लू माउंटेन जा रहे हो, तो उसमें फिर वो लाइबिलिटी में आ जाता है, उसमें फिर वो खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर कमाने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, $100 मिले, $10 की गैस चलेगी, 90 मिले, 200 कमाए, 20 गए तो 180 मिले, उस केस में टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए गाड़ी स्ट्रिक्टली अपने पैसे कमाने के चक्कर में ही यूज़ करना, घूमने फिरने के लिए बिल्कुल भी मत यूज़ करना। मैंने ऐसा ही किया था मेरे स्टूडेंट लाइफ में, बिल्कुल नहीं जाता था घूमने फिरने, और अभी भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, इस गाड़ी में जा भी नहीं सकते नायग्रा फॉल, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर माथे पड़ेगी गाड़ी, तो दोस्तों की गाड़ी में जाने का या फिर रेंटल गाड़ी ले लेने की, ठीक है। पैसे बचाने के, सेव करने के। खर्चा करना आसान है, सेव करना मुश्किल है, इसलिए ऑलवेज चूज समथिंग विच इज रियली वेरी हार्ड। कि हार्ड चीज़ को चूज करोगे तो डेवलप करोगे, ईजी चीज़ को चूज करोगे तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं जाके तो फंसोगे। अब जिस तरीके से बोलते हैं ना कि घर एक कुआं है, उस तरीके से गाड़ी भी एक कुआं है। इसमें आप अलग अलग तरीके के और भी खर्चे कर सकते हो। कार वॉशिंग करवानी है, गाड़ी के अंदर इंटीरियर अच्छा करना है, फ्रेगनेंस के लिए आपको परफ्यूम लेना है, गाड़ी के आगे रखने के लिए 2 टिश्यू पेपर के डब्बे लेने हैं। मतलब खर्चे तो इतने सारे आप कर सकते हो ना, गाड़ी में कोई लिमिट नहीं है। गाड़ी टायर अच्छे ले सकते हो, एलॉय व्हील करवा सकते हो, तो बहुत है। लेकिन अपना स्टूडेंट लाइफ में यही रखना कि उतना ही खर्चा करना है कि भाई गाड़ी चलती रहे रोड पे, बीच में रुक ना जाए। अगर विंटर टायर लेने हैं तो फिर से विंटर टायर लेने हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मन पसंद कोई भी टायर जाके ले आने का नहीं कि मेरे को ये टायर अच्छा लगता है, ये अलॉय व्हील अच्छा लगता है, वैसा खर्चा करोगे तो फिर नहीं सस्टेन कर पाओगे। और दूसरी सबसे मेन बात ये मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो मेरी गाड़ी थी वो मैंने मॉन्ट्रियल में ली थी, और मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस था $58। तो मैं गाड़ी को वहां पे इजीली अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि मॉन्ट्रियल में जो बस का पास होता है वो कुछ $53 $55 का था एवरी मंथ। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस था $58 का, तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा गाड़ी लेने के बाद। लेकिन हाँ, आप ओंटारियो जैसी जगह पे आ रहे हो, और अगर आपका गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो $500 $600 अगर इतना है, तो अगेन गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो जो कैलकुलेशन है इन डिटेल वो तो आप ही को करना है कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरा टाइम अलग था, प्रोविंस अलग थी, वहाँ का जो इंश्योरेंस का जो प्राइस था वो भी अलग था,
प्लस मेरी ड्राइविंग जो हिस्ट्री थी वो भी अलग थी। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपके पास इस टाइम पे गाड़ी का लाइसेंस लेने की एलिजिबिलिटी ही ना हो, इंडिया में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही ना हो, देन ये वीडियो आपको इतनी हेल्प नहीं करेगी। लेकिन आप फ्यूचर में ये सारी बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली करेगी। गाड़ी पुरानी अगर लेनी है ना तो उसमें कुछ चीजें होती है मेन, खास करके वो देख लेना। अब कहाँ से ले सकते हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस है, केजीजी है, ये यहाँ जाके आप देख सकते हो। गाड़ी डीलर्स होते हैं उनके पास जाके देख सकते हो पुरानी गाड़ी। रेंज इतनी ही रखने की 4-5-6 हज़ार 7 हज़ार, उससे ज़्यादा में नहीं जाने का, खर्चा हो जाएगा नहीं तो फालतू में। अब क्या चीज़ें देखनी चाहिए तो कारफैक्स करके गाड़ी की रिपोर्ट निकलती है, उसमें आपको गाड़ी का पूरा सॉफ्टवेयर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कि गाड़ी कब ठुकी थी, कहाँ ठुकी थी, पुलिस केस हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ था गाड़ी में एक्जैक्टली, प्रॉब्लम टोटल लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था, कहाँ डैमेज हुआ था, कितने तक का डैमेज हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम हुआ था कि नहीं हुआ था, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि गाड़ी लेनी है उसको किसी गैरेज में लेके जाना है, जैसे कि कैनेडियन टायर है, वहाँ पे उसको बोलना है कि भाई इसकी पूरी की पूरी चेकिंग कर। और ऑन्टेरियो में गाड़ी लेते हो तो सेफ्टी तो होती ही है, यानी गाड़ी अगर एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाती है तो सेफ्टी पास होगी तो ही वो गाड़ी जाएगी। यानी कि सेफ्टी में बहुत सारे कुछ 100-150 उनके नियम्स होते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो सारे के सारे, लाइट चल रही है, गैस चल रही है, ये अच्छा है, ट्रांसमिशन अच्छा, ऑयलिंग है, ये है वो है, फलाना ढिंगड़ा, टायर की ग्रिप अच्छी, बहुत चीज़ें देखते हैं, बॉडी कैसी है, बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ज़्यादा जंग तो नहीं लगा, रस्ट तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ही गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर होती है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए गाड़ी को लेके कैनेडियन टायर में लेके जाने का, डीलर से ले रहे हो उसको बोलने का कि भाई मुझे गाड़ी की चेकिंग करवानी है, कैनेडियन टायर लेके जाने देगा तो ही लूंगा। वो लोग जनरली हाँ ही बोलते हैं। या फिर कोई आजू बाजू में अगर आपको पहचान वाला गैरेज वाला है वहाँ भी जा सकते हो। और खुद भी चला के देखनी है, खुद चला के देखने में नहीं, जैसे मेरे केस में मुझे खुद चला के देखनी नहीं आती थी तो मैंने मेरे दोस्त को बोला था कि तू चल, उसने खुद चला के देखी थी। तो बस यही कुछ जनरल पॉइंट्स है और बाकी डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से मैंने लिख रखा है। अभी अगर आपके दिमाग में कोई भी तरीके का क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, फटाफट से उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो व्लॉग बनाएंगे। एंड आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।